ओके, सो कॉन्जुगेशन मेथड में लीडरबर्ग एंड टाटम ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि देयर इज ए मेथड बाय विच जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेकन प्लेस। देन डेविस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि देयर इज अ फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेकन प्लेस किन किन बैक्टीरियम में होता है, तो कई सारी स्टेज हो सकती है। जैसे कि द स्ट्रेन जो बैक्टीरियम है विच आर F प्लस यानी डोनर बैक्टीरियम और F माइनस यानी रेसिपिएंट बैक्टीरियम, इफ दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर, तो F प्लस को F प्लस बैक्टीरियम या डोनर बैक्टीरियम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव F फैक्टर। तो दिस इज अ F फैक्टर, मतलब ये जो प्लाज्मिड है, वी नो दैट कि बैक्टीरियम कंटेनिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और this extra chromosomal material is known as plasmid, and plasmid have some special। सर आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। मेरी तो बाकी लोगों को तो सही आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा आई थिंक। यस सर। ओके, तो जो F फैक्टर है इट इज फाउंड इन प्लाज्मिड। तो दोज बैक्टीरियम which having these plasmid are known as F plus strain or donor bacterium, or those bacterium which do not have this plasmid are known as F minus cell. Why this F factor need? Because this F factor is responsible for formation of this conjugation tube एंड सेक्स पिलाई। जो बैक्टीरियम होते हैं इनके पास सेक्स पिलाई होते हैं, तो ये जो सेक्स पिलाई है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन दे हेल्प इन अटैचमेंट, कि दोनों बैक्टीरियम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे, तो ये सेक्स पिलाई एक दूसरे को मतलब अटैच रखते हैं, हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। तो अगर वो F फैक्टर नहीं है तो अटैचमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो बैक्टीरियम दोज हैविंग F फैक्टर आर डोनर बैक्टीरियम और दोज डू नॉट हैव F फैक्टर आर रेसिपिएंट बैक्टीरियम। तो जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है इट इज फ्रॉम F प्लस सेल टू F माइनस सेल। तो F प्लस सेल एंड F माइनस सेल कमिंग क्लोज टुगेदर दे फॉर्म conjugation tube। then where F factor is formed, तो वहां पर क्या होता है, निक होता है, पर्टिकुलर पोर्शन में निक होगा, और सबसे पहले जहां पर F फैक्टर की स्टार्टिंग होती है वहां से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ट्रांसफर होता है वैसे वैसे उसका रेप्लिकेशन भी होता जाता है। तो F प्राइम 5 प्राइम एरिया से ट्रांसफर स्टार्ट होता है और रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, दोनों होता रहता है। तो आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफर दोनों में अटैचमेंट खत्म हो जाता है, और देन F माइनस सेल बिकम F प्लस सेल। तो इस तरीके से conjugation, after conjugation between F plus cell and F minus cell produce both F plus cell। ओके, तो इस तरीके से एक तरीके का conjugation ये हो सकता है between F plus and F minus। सेकेंड स्ट्रेन जो है इट इज अ स्ट्रेन ऑफ HFR। अब हमें समझना है कि व्हाट इज HFR। तो HFR are those strain which having F factor attached with
their genetic material, यानी कि बैक्टीरियम दैट कंटेन F factor within their genetic material is known as HFR cell। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर वो F+ सेल होता तो प्लाज्मिड यानी कि F फैक्टर और जेनेटिक मटेरियल बोथ आर सेपरेटेड, दोनों अलग अलग। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है, दोनों के बीच में सिंगल क्रॉसओवर होता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो देन F+ सेल बिकम HFR। तो नाउ HFR if transfer their F factor to F- cell, तो what is happen? तो it make conjugation tube because they have F factor, then F factor transfer from HFR to F- cell। ओके, तो डिफरेंस क्या है यहां पर, वहां पर भी F फैक्टर ट्रांसफर हो रहा था, यहां पर भी F फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है, बट हेयर F फैक्टर एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं यहां पर। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब F फैक्टर एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो ऐसा स्ट्रेन यानी कि F- सेल विच आर ऑक्सोट्रॉफ फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड या पर्टिकुलर जीन, मान लीजिए कि इट इज ऑक्सोट्रॉफ ऑफ A-, यहां पर इसके पास A- था और इट इज प्रोटोट्रॉफ ऑफ A+। तो ड्यूरिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होता है तो फिर क्या हो जाता है, जब ये होमोलोगस हो जाते हैं तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ओके, तो फिर ये जो स्ट्रेन है जहां पर F- था, फिर ये क्या ले लेता है, F+ ले लेता है। तो नाउ इट ऑल्सो बिकम प्रोटोट्रॉफ। जो अब तक ऑक्सोट्रॉफ था A के लिए, अब ये प्रोटोट्रॉफ हो जाता है A के लिए, अब ये A+ हो जाता है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। तो HFR to F- cell transfer of genetic material, F factor as well as genetic material both are transfer। तो ये कंडीशन होती है HFR और F- के बीच में। और आफ्टर conjugation HFR cell become HFR and F- cell become F-, but F factor इसमें क्योंकि अटैच नहीं हो पाता है। क्यों नहीं अटैच हो पाता है, क्योंकि F फैक्टर जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बाकी जो भी डीएनए बचा क्रॉसिंग ओवर से सिर्फ इतना पार्ट ही जुड़ पाता है, तो जो कि डबल क्रॉसओवर में इन्वॉल्व होता है। बाकी जो डबल क्रॉसओवर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं दे बिकम डिग्रेडेड, वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, तो HFR to F- नॉट बिकम F+ या नॉट बिकम HFR। ओके, दे आर ऑलवेज F-। नाउ नेक्स्ट इज, सर एक बार फिर से सर इसको। ओके, देखिए अभी इससे पहले हमने ये समझा कि जब F+ और F- सेल थे तो F+ क्यों था ये, बिकॉज दे हैविंग F फैक्टर इनसाइड द प्लाज्मिड। ओके, व्हेन, और इस केस में क्या हो रहा था, F+ और F- आफ्टर कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस F+, यानी कि ऑल द सेल बिकम F+, क्योंकि कंप्लीट F फैक्टर यहां पर चला जा रहा था और यहां पर F फैक्टर तो पहले से था ही। नाउ in case of HFR which have genetic material attached with F factor, वहां पर क्या होता है कि HFR के केस में F फैक्टर की जगह पर यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन के केस में यहां पर निक्ड होगा और F फैक्टर के साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होगा। और वो जो F- स्ट्रेन है, इफ दे हैविंग ऑक्सोट्रॉफ ऑफ पर्टिकुलर जीन,
यानी कि ये हमने बताया था अभी, जैसे एग्जांपल लिया था कि अगर ये A+ स्ट्रेन जीन का ऑक्सो, सॉरी A+ का क्यों होगा, ये होगा A- ना। अगर ये कोई पर्टिकुलर A- का ऑक्सोट्रॉफ है और इट हैव A+, तो क्या होगा आफ्टर डबल क्रॉस ओवर, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में डबल क्रॉस ओवर होगा, तो ये फ्लिप हो जाएगा। ओके, और फ्लिप होके द F- सेल बिकम प्रोटोट्रॉफ, यानी कि इट इज प्रोटोट्रॉफ ऑफ A+, क्योंकि अब इसके पास A+ आ गया, और बाकी जो जेनेटिक मटेरियल था जो कि डबल क्रॉस ओवर में इन्वॉल्व नहीं हुआ या जो इसके साथ अटैच नहीं हो पाया, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, यानी कि F फैक्टर एज वेल एज अदर जेनेटिक मटेरियल बिकम डिग्रेडेड। तो देयरफॉर, तो F- सेल बिकम F-, HFR become HFR, but this F- become prototroph of A+. This is an example कि ये A+ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जिस पर्टिकुलर जीन का वो ऑक्सोट्रॉफ रहा होगा उसका वो प्रोटोट्रॉफ हो सकता है, अगर इससे वो HFR से मिल जाए। मेन डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ HFR जेनेटिक मटेरियल as well as F factor both are transfer, but in case of F+, only F factor plasmid are transfer. Okay, दो ये बेसिक डिफरेंस है। तो नाउ नेक्स्ट इज ओके, तो ये थर्ड strain of bacteria is F' bacteria. This is a F' bacteria. How this F' bacteria produce? When this HFR strain crosses their genetic material, and this cross will produce F factor plasmid and genetic material. तो अगर ये क्रॉस होता है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, बट दिस जेनेटिक F फैक्टर कंटेन सम ऑफ द जीन ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, तो ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन को कहते हैं F' सेल। ओके, तो F' सेल वो सेल है दैट हैव F factor attached with some of the gene of bacteria। तो अब क्या होता है, यहां पर जब F' स्ट्रेन के साथ अटैच होता है, तो दिस जेनेटिक स्ट्रेन ट्रांसफर F factor एज वेल एज देयर जीन, लेकिन ऑल जीन नहीं, कुछ पर्टिकुलर जीन जो कि उस F फैक्टर के साथ अटैच हुए होंगे। तो जब ये ट्रांसफर हो जाता है ये जीन, ओके, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये पार्शियल डिप्लॉयड हो जाता है आफ्टर कॉन्जुगेशन बिटवीन F' और F-, these particular बैक्टीरियम यानी कि F- सेल बिकम पार्शियल डिप्लॉयड। क्या हो जाता है, पार्शियल डिप्लॉयड। अब पार्शियल डिप्लॉयड क्या है, पार्शियल डिप्लॉयड का मतलब ये है कि दे हैव पेयर्ड जीन। जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ओके, उसी तरीके से ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास हो जाएंगे। तो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन डिप्लॉयड सेट ऑफ जीन हो जाते हैं। तो डिप्लॉयड सेट ऑफ जीन तभी होते हैं जब
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है, यानी कि जाइगोट बनता है। तो ये इसीलिए पार्शियल डिप्लॉयड या इनको मीरो जाइगोट कहते हैं। ओके, नॉट कंप्लीट जाइगोट बट मीरो जाइगोट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास अब एक पर्टिकुलर जीन के दो सीक्वेंस हो जाते हैं, एक तो एफ फैक्टर के साथ अटैच होता है और दूसरा जो है इनके जेनेटिक मटेरियल में ऑलरेडी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अब देखते हैं रिजल्ट। हमने कॉन्जुगेशन समझ लिया कि कॉन्जुगेशन किनके किनके बीच में हो रहा है। अब थोड़ा सा समरी समझते हैं उसकी। समरी ये है कि जब F प्लस और F माइनस इनमें क्रॉस होता है तो इनमें क्रॉस होने पे 2F प्लस सेल्स हमें मिलते हैं। ओके, बिकॉज F माइनस सेल बिकम F प्लस। जब HFR और F माइनस में क्रॉस होता है तो HFR और F माइनस ही मिलते हैं, यानी कि 1 HFR और 1 F माइनस। थर्ड, जब F प्राइम और F माइनस में क्रॉस होता है तो दोनों हमें F प्राइम सेल मिलते हैं, क्योंकि अब दोनों पार्शियल डिप्लॉयड हो चुके होते हैं। ओके, तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन किनके किनके बीच में हो सकता है? कॉन्जुगेशन हो सकता है F प्लस और F माइनस के बीच में, HFR और F माइनस के बीच में, और F प्राइम और F माइनस के बीच में, यानी कि डोनर एंड रेसिपिएंट के बीच में। हमने बताया था बैक्टीरिया में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, डोनर टू रेसिपिएंट। और डोनर कौन होंगे? जिनके पास F फैक्टर होगा। तो F प्लस के पास भी F फैक्टर है, HFR के पास भी F फैक्टर है और F प्राइम के पास भी F फैक्टर है। बट तीनों के पास F फैक्टर अलग अलग कंडीशन में है। कंडीशन क्या है कि F फैक्टर इसमें होता है प्रेजेंट एज सेपरेट सर्कुलर डीएनए, HFR में प्रेजेंट इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड F प्राइम में प्रेजेंट एज सेपरेट सर्कुलर डीएनए कैरिंग सब बैक्टीरियल जीन। तो ये कंडीशंस होती हैं बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू मैप बैक्टीरियल जीन विद इंटरप्टेड मेटिंग। अब हम कॉन्जुगेशन मेथड से कैसे मैपिंग करते हैं? तो आप एक ही तरीके से, या मैपिंग हम सिर्फ दो डोनर HFR और F माइनस के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तभी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि HFR सेल ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। बाकी दोनों स्ट्रेन कोई एक पर्टिकुलर, जैसे F प्राइम सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांसफर करता है लेकिन उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। F प्लस और F माइनस में जब क्रॉसिंग ट्रांसफर होता है तो उसमें भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो रिकॉम्बिनेशन ओनली पॉसिबल व्हेन कॉन्जुगेशन अकर बिटवीन HFR सेल एंड F माइनस सेल। तो इफ conjugation occur in HFR or F minus cell when attached together, तो हम मैपिंग भी इन्हीं दोनों में देख पाएंगे। तो होता क्या है कि जब HFR से F माइनस सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो इट रिक्वायर अ टाइम, यानी कि कुछ टाइम चाहिए होता है उसको कंप्लीटली ट्रांसफर होने में। तो वो रिक्वायरमेंट टाइम है 100 मिनट। तो 100 मिनट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर entire E. coli chromosome in conjugation. Okay, और bacterial map have constructed with distance of minute. जैसे हमने अभी तक जीन मैपिंग जो पढ़ी यूकैरियोट में या हैप्लॉइड मैपिंग पढ़ी, तो उसमें जो मैप यूनिट थी इट इज ए सेंटीमॉर्गन। ओके, या फिर मैप यूनिट या फिर मॉर्गन। बट इन केस
But in case of bacterial mapping, the map unit is minute, because there is a time to require a gene from B to C to D. मतलब A से B जाने में कितना टाइम लग रहा है, B से C जाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर C से D जाने में कितना टाइम लग रहा है. इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ जीन A B C D. ओके, तो दिस जीन कितने टाइम में A जा रहा है, कितने टाइम में B जा रहा है, इट डिटरमाइन द डिस्टेंस. कि अगर 5 मिनट बाद B जा रहा है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5 मिनट. ओके, तो टाइम इज द यूनिट ऑफ बैक्टीरियल मैप. तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रेन है. वन स्ट्रेन है HFR विच इज स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव. ये जो S है, इट सजेस्ट सेंसिटिव. ल्यूसीन प्लस, थ्रियोनिन प्लस, फिर एजाडायरेक्टिन रेजिस्टेंट. ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर जो है एजाडायरेक्टिन या टॉन आर, दिस इज द एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी सेंसिटिव और रेजिस्टेंट है? तो STR सेंसिटिव है, AZI रेजिस्टेंट है, TON रेजिस्टेंट है. और इनमें ल्यूसीन प्लस, थ्रियोनिन प्लस, लैक प्लस, गैल प्लस. तो इस HFR स्ट्रेन में ये सारी चीजें हैं. ओके, while F- cell are just opposite to HFR. उसमें क्या होगा, ये जो STR है ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, ल्यूसीन माइनस, थ्रियोनिन माइनस, AZI सेंसिटिव, टॉन सेंसिटिव, लैक माइनस, गैल माइनस. तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. अब हम समझ लेते हैं सेंसिटिव और रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है. सेंसिटिव और रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन कल्चर मीडिया में नहीं है तो ये HFR ग्रो नहीं कर सकता है. ओके, मतलब कि ये अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन उस कल्चर मीडिया में है तो ये HFR स्ट्रेन ग्रो नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इट इज सेंसिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा. क्योंकि एंटीबायोटिक का क्या काम है? एंटीबायोटिक का काम है कि उस बैक्टीरियम की ग्रोथ को ब्रेक करना, इनहिबिट करना. तो अगर वो सेंसिटिव है, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इसको हार्म पहुंचा रही है. तो और रेजिस्टेंट है तो इसका मतलब कि वो इस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकता है. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन this HFR strain can grow only the media which have lacking streptomycin, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होगा. और ये जो रेसिपिएंट स्ट्रेन है, इट विल form the colony where AZI और टॉन आर नॉट प्रेजेंट. जहां पर AZI और टॉन नहीं होगा वहां पर ये अपनी कॉलोनी को ग्रो कर सकते हैं. तो सेंसिटिव और रेजिस्टेंट में ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब आगे बढ़ते. तो ये हमारे पास डोनर स्ट्रेन है, ये हमारे पास रेसिपिएंट स्ट्रेन है. तो इनसे क्या होगा, अब इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा. तो कॉन्जुगेशन हुआ. ओके, तो कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन हुआ, जीन ट्रांसफर हुए. हुआ क्या कि जो HFR स्ट्रेन से थे उनसे निक हुआ. निक होने के बाद ये F फैक्टर F- स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ. और ट्रांसफर होने की जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि 8 मिनट में ये पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर हुए F फैक्टर के साथ. 10 मिनट में ये पर्टिकुलर, अच्छा नाम भी बता देते हैं कि आफ्टर 8 मिनट ल्यूसीन, थ्रियोनिन आर फाउंड. ओके, आफ्टर 10 मिनट ल्यूसीन, थ्रियोनिन
ओके, तो ये ओनली दीज टू आर फाउंड। अगर हम एंटीबायोटिक्स की भी बात करें तो ल्यूसीन, थ्रियोनिन और एजेडाई फॉर्म, उसी तरीके से ल्यूसीन, थ्रियोनिन, देन एजेडाई, देन टॉन आर फॉर्म। देन आफ्टर 16 मिनट ल्यूसीन, थ्रियोनिन, एजेडाई, टॉन and lac are formed. After 25 minutes, leucine, threonine, azedi, ton, lac, gal. So all the gene are formed taking time 25 minutes. ओके, इसका मतलब कि जो कंप्लीट जीन है इसके, वो 25 मिनट की डिस्टेंस पे है। बट द डिस्टेंस या कौन सब एफ फैक्टर के पास होगा, इट विल डिपेंड ऑन द टाइम, कि कौन जल्दी पहुंच रहा है। तो जल्दी 8 मिनट के बाद आपको ये 4 मिलेंगे, 10 मिनट के बाद ये 5 मिलेंगे, आफ्टर 16 मिनट आपको ये 6 मिलेंगे, फिर आफ्टर 25 मिनट आपको ऑल द मिलेंगे। तो फिर इसके बाद हम क्या कराया गया, जब ये, अच्छा ये कैसे किए गए, अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जो स्ट्रेन थे, बैक्टीरियल स्ट्रेन HFR और F-, इन स्ट्रेन को ग्रो कराया गया। ठीक है, मतलब ग्रो कराने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग कल्चर मीडिया में थे, ये दोनों HFR और F-, फिर दोनों को एक साथ कल्चर किया गया। कल्चर करने के बाद इनको ऐसे मीडिया में रखा गया जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन लैकिंग था। ओके, और मीडिया में रखने के बाद मतलब पोर कर दिया गया साथ में पेट्री डिश में, और पोर करने के बाद 8 मिनट बाद क्या किया गया, फिर विग्रस वाइब्रेट किया गया किचन ब्लेंडर से या किसी भी फिजिकल मटेरियल से, जिससे कि क्या हुआ कि इनके बीच में जो फिजिकल अटैचमेंट था वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो आफ्टर 8 मिनट या 8 मिनट फिर क्या देखा गया कि इनको वापस से, मतलब इस कॉलोनी को वापस से इनका जीनोटाइप देखा गया, मतलब इनको अब मिनिमम मीडिया में ग्रो कराया गया होगा और देखा गया होगा कि इनका क्या जीनोटाइप आया। ओके, फिर दूसरी कॉलोनी को, ये हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलोनी है जिसमें से ये मान लीजिए ये कॉलोनी डेवलप हुई आफ्टर 8 मिनट, तो इसमें से छोटा सा हमने पोर्शन लिया और उसको अलग पेट्री डिश में डाला जिसमें मिनिमम मीडिया थे। ओके, और वहां पर हमने ये देख लिया कि ये वाले जीनोटाइप हमें मिले। फिर आफ्टर 10 मिनट यहां से दूसरी कॉलोनी ली, ओके, उसको एक पेट्री डिश में रखा, और पेट्री डिश में रखने के बाद फिर उसको किचन ब्लेंडर अप्लाई किया, यानी कि उनका फिजिकल अटैचमेंट ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उनकी कॉलोनी को फिर से आइडेंटिफाई किया, तो हमें ये वाले मिले। ठीक है, देन आफ्टर फिर 16 मिनट हमने इसमें से और एक पोर्शन लिया, उसको दूसरी पेट्री डिश में रखा, उसमें किचन ब्लेंडर अप्लाई किया, तो फिजिकल अटैचमेंट ब्रेक हुआ, और फिर उनको आइडेंटिफाई किया तो हमें ये मिले। देन आफ्टर 25 मिनट हमने एक और पोर्शन लिया यहां से, ओके, और उसको फिर एक अलग पेट्री डिश में रखा, फिर वहां पर किचन ब्लेंडर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद देखा कि हमें ये सारे जीनोटाइप मिले। ओके, तो इस तरीके से हम ये जीनोटाइप हमको मिले, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर एक डायग्राम ड्रॉ किया गया। तो डायग्राम ये मिला कि आपकी, ये देखते हैं कि इन बिटवीन 0 to 10 मिनट, तो 10 मिनट बिफोर एजेडाई मिल गए, देन इन 10 मिनट टॉन मिले, फिर बिटवीन 10 to 20 मिनट लैक मिला, यानी बिफोर 20 मिनट, देन बिटवीन 20 to 30 मिनट हमें गैल मिले। तो अब हम इनका जीनोटाइप या इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। देखिए, हम एक लाइन खींचते हैं,
और ये एरो ये सजेस्ट करता है एफ फैक्टर को। ओके, तो ये एफ फैक्टर यहां से शुरू हुआ, 0 मिनट में कुछ नहीं मिला, 5 मिनट में कुछ नहीं मिला, लेकिन बिफोर 10 मिनट हमें ये मिल गया AZI। देन इन 10 मिनट हमें TON मिल गया। फिर देन बिफोर 20 मिनट हमें लैक मिल गया। देन इन 20 मिनट हमें गैल मिल गया। तो जीन ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा AZI, टॉन, लैक, गैल। तो दिस ग्राफ या इंटरप्टेड मेटिंग से हम इनके बीच की डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं और ऑर्डर ऑफ द जीन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट आते हैं। यस सर। अब आप ये देखिए, जो HFR स्ट्रेन है, इनमें ये जो एरो है, मतलब ये समझिए, दिस एरो सजेस्ट द एफ फैक्टर। ओके, और अगर ये एरो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ द जीन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर ओरिएंटेशन इनका जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज तो ये हो गया। अगर एफ फैक्टर ये है तो इसके बाद ल्यूसीन होगा, थ्रियोनीन, थाइमीन, हिस्टिडीन, गैलेक्टोज, लैक्टोज, प्रोलीन और AZI। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये इस तरीके से एरो है, तो इसका मतलब कि एफ फैक्टर के बाद सबसे पहले ल्यूसीन आएगा, फिर थ्रियोनीन आएगा, थाइमीन आएगा, हिस्टिडीन आएगा, गैल आएगा, लैक आएगा, प्रोलीन आएगा और AZI आएगा। मतलब इसको दिखाने का मतलब ये है कि जो DNA है वो बैक्टीरियल का सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होता है, तो अगर एरो हमें इस तरीके से दिख रहा है, तो इस एरो के पीछे से वो इसका डायरेक्शन स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये इसके पीछे से स्टार्ट होगा। तो जो एरो के सबसे नजदीक होगा वो सबसे पहले ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद वाला ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद। तो एरो के जो जितनी दूर होगा वो उतना टाइम लेगा दूसरे स्ट्रेन में, यानी F- स्ट्रेन में जाने में। और वही एरो जो एरो के सबसे पास होगा वो सबसे मिनिमम टाइम लेगा उस F- स्ट्रेन में जाने में। ओके, ठीक है, तो सेम चीज है ये भी, बस वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन कोई भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये कई HFR है, HFR 1, 2, 3, 4, 5। ओके, बट आप एक चीज ध्यान देंगे यहां पर कि जितने भी HFR स्ट्रेन है, 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम 1 देखें, दिस इज 1, और यहां पर भी ये 1 है, तो इट हैव दिस पॉइंट, यानी कि यहां पर एफ फैक्टर है। ओके, तो एफ फैक्टर के पीछे से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग आप देखिए कि ओरिएंटेशन अगर एफ फैक्टर का ये है, तो इसके बाद फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनीन, फिर थाइमीन, हिस्टिडीन, लैक, गैल, लैक, प्रो और AZI। तो ये दोनों के केस में यही होना चाहिए, चाहे वो राइट साइड जा रहे हो, चाहे वो लेफ्ट साइड जा रहे हो, चाहे क्लॉकवाइज जा रहे हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो आप यहां देखिए कि ल्यूसीन, थ्रियोनीन यहां पर भी उसी डायरेक्शन अरेंजमेंट में होगा। यहां पर आप फर्स्ट में देखिए तो ल्यूसीन, थ्रियोनीन, थाइमीन वो भी इसी में होगा। फिर आप सेकंड में भी देखें तो सेम टाइप का ओरिएंटेशन आपको सेकंड वाले में भी मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी। थर्ड में देखें तो थर्ड में भी यही मिलेगा।
दूसरी चीज ये है कि ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर वो सर्कुलर और एक ही पर्टिकुलर बैक्टीरियल का डीएनए है तो एचएफआर कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट देयर जो अरेंजमेंट है दे ऑलवेज सेम। अरेंजमेंट सेम का मतलब ये है कि ल्यूसीन के बाद हमेशा थ्रियोनीन आएगा, और थ्रियोनीन के बाद हमेशा थाइमीन आएगा, और थाइमीन के बाद हमेशा हिस्टिडीन आएगा, हिस्टिडीन के बाद हमेशा गैल, और गैल के बाद हमेशा लैक, और लैक के बाद हमेशा प्रोलीन, और प्रोलीन के बाद हमेशा एजेडाई। वो हर में देखेगा, ठीक है, ल्यूसीन फिर एजेडाई फिर प्रो। इसमें भी देख लीजिए कि ल्यूसीन एजेडाई प्रो, सेम इधर भी देख लीजिए ल्यूसीन एजेडाई प्रो, ल्यूसीन एजेडाई प्रो। खैर हमें लग रहा है ये मीटिंग भी यहीं पर अभी खत्म करनी पड़ेगी, नेक्स्ट मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे वरना ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। तो बेटर है कि हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करें, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और आपको नई आईडी देते हैं। ओके सर।